of waves, position of waves on a string. ठीक है, हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन जनरल कर चुके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अलग अलग केसेस उनके, है ना। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे शिफ्ट कर गए थे, जब हम लोग YDIC सेटअप का पूरा निचोड़ निकाले। हम लोग अलग अलग वेरिएशंस देखे कि वाइट लाइट यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है तब क्या होगा, अगर हम लोग थिन फिल्म लगा दिए, एक फिल्म लगा दी एक पर्टिकुलर सोर्स के बाहर सामने, एक पर्टिकुलर स्लिट के सामने, तब कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रिंजेस का, वो देखे, है ना। ये सारा बात हम लोग देख चुके थे। किसी को इन सब बातों में कोई दिक्कत था? है ना, बोलो जल्दी से। नो सर। तो अब हम लोग एक बार वेव ऑप्टिक्स वाला सेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग लौट के आ रहे हैं अपना वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे। वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे अभी हम लोग सुपरपोजिशन तो देख चुके थे, सुपरपोजिशन क्या था ये भी समझ गए थे। अभी हम लोग सुपरपोजिशन एक स्ट्रिंग पे कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, हार्डली रिक्वायर्स 30 मिनट्स और इवन लेस, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ऐसे समझते, जस्ट सेक, कि जैसे हम लोग अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग तो एक ही है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे दो अलग अलग साइड से लेट्स से वेव भेज रहे हैं, कुछ ऐसा, यहाँ से इस तरफ, और एक पल्स इधर है, लेट्स से यहाँ से इस तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मीडियम सेम है हम लोग का, है ना, √/d/μ होता है वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही होगा, है ना, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, इन लोग मूव करते हुए आएंगे, कहीं ना कहीं लोग आके मीट करेंगे, है ना। ये वाले जो पल्सेस है ये आके मीट करेंगे। एक सेकेंड, जस्ट रिमूव दिस, ठीक। बच्चे कहीं ये वाला जब इधर आ गया और ये वाला जब इधर आ गया, अब जब मीट कर रहे हैं तब होगा क्या, जब ये दोनों मीट कर रहे हैं तब क्या होगा, लॉजिकली सोचो। लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका एम्पलीट्यूड है ए, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड है ए और इसका भी एम्पलीट्यूड है ए, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पॉइंट पी को, जो सेंटर वाला पॉइंट है, लेट्स हम लोग मानते हैं, ठीक है, पॉइंट पी को ए डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इस पर्टिकुलर पल्स के कारण, और ए डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इस पर्टिकुलर पल्स के कारण, तो अल्टीमेटली जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2a हो जाएगा। हाँ, जैसे नॉर्मल सुपरपोजिशन में होता है, सुपरपोजिशन तो बहुत बार कर चुके हो, है ना। तो इसका अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका अल्टीमेटली ये से दुगना हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, ये ए था, ठीक है, ये ए था, जस्ट राइट डाउन, ये ए था, ये ए था, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ। 2a। 2a। क्या बात क्लियर है। अब इन लोग एक पर्टिकुलर आया, मीट किया, अब ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये तो अभी भी आगे चलता रहेगा और ये वाला अभी भी पीछे चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इन लोग अब सेपरेट हो जाएंगे, है ना। मतलब ये वाला इधर आया, इधर मीट किया और ये वाला पल्स आगे निकल गया, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा है ठीक से। लेट्स से ये था हम लोग का पल्स 1 और ये था हम लोग का पल्स 2, ठीक है, यहाँ पे दोनों मीट किया, अब पल्स 2 आगे निकल जाएगा, ये पल्स 2 हो गया, ये पल्स 1 हो गया, सच दैट इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी अब इधर हो गया। बात समझ में आया, हाँ ना बोलो, बात समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। ये कैसा था, कैसा इंटरफेरेंस है, ये हम लोग का कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, ठीक है,
क्लियर है पूरा बात? यस सर। अब डिस्ट्रक्टिव में कैसा होगा सोचो। सर ऊपर नीचे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस बनाओ, अपने आप से बनाने की कोशिश करो एक बार सब लोग। कैसा दिखेगा जब दोनों पल्सेस कोलाइड करेंगे, तब कैसा दिखेगा? ये इधर आया, इधर आया, बट यहाँ पे पल्स कैसा है? ये वाला पल्स उल्टा होगा, है ना? ये वाला पल्स कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये वाला एम्पलीट्यूड कितने? ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, दोनों का सेम है, सच दैट ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गया? जब इन लोग मीट करेगा तब कैसा हो जाएगा? पॉइंट पी का अगर सोचो यहाँ पे, तो पॉइंट पल्स 1 के कारण ए ऊपर जा रहा है और पल्स 2 के कारण ए नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। लॉजिकली समझो, अल्टीमेटली तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मीन पोजीशंस पे आ जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, क्योंकि पल्स 1 के कारण तो ये ऊपर जा रहे हैं, है ना, और पल्स 2 के कारण इक्विवेलेंटली नीचे आ जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ऊपर नीचे सारे डिस्प्लेसमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा एकदम, है ना। ये हम लोग का पल्स 1, ये हम लोग का पल्स 2। सर मैं ये तो नहीं समझा था, पर आप जो अभी बनाया मैं उसी को बना के बस छोड़ा। हाँ सर आप जो अभी ऊपर नीचे मतलब क्लोज करके बनाया मैं वही बना के छोड़ा, तो एक बार फिर से समझा दीजिए नहीं क्या हुआ। पल्स 1 के कारण पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, पल्स 2 के कारण पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली तो मीन पोजीशन पे रहा। हाँ 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 सर। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये वाला पल्स 2 जो है वो निकल जाएगा आगे, वो आ जाएगा इधर कुछ इस तरीके से, पल्स 1 निकल जाएगा आगे। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, और पल्स 1 निकल जाएगा आगे की तरफ ऐसे, है ना। तो ये आ जाएगा हम लोग का इस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ, और ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड ए। ठीक है ना? कोई परेशानी किसी को? नो सर। क्लियर हो गया ना बात सबको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कैसे हो रहा है? हाँ ना बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब तो यहाँ पे भी वही है। सो यहाँ पे भी सुपरपोजिशन का मतलब तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ द टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली सेज दैट द रिजल्टेंट, लिख लो फिर से, सुपरपोजिशन
पोजीशन प्रिंसिपल tells us that the resultant displacement of any particle is the vector sum of displacements, is the vector sum of the two individual displacements, ठीक है, बात समझ में आया? है ना, बोलो। दूसरा बात ये कि आफ्टर यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे सुपरपोज कर जा रहा है, उसके बाद जो दोनों पल्सेस निकलेंगी वो आइडेंटिकल है। मतलब ये वाला P2 जो है इस P2 के आइडेंटिकल है ना। ये वाला जो P1 है इस P1 के आइडेंटिकल है ना। पल्सेस में एज अ होल कोई चेंज नहीं हुआ है आफ्टर कोलिजन, है ना। ये बात लिखो। द शेप the shape of the pulses after they emerge या as they emerge after the overlap, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वो आइडेंटिकल है टू द ओरिजिनल शेप्स। द शेप ऑफ द पल्सेस, द शेप of the pulses as they emerge after the overlap are identical to their original shapes, are identical to their ओरिजिनल शेप्स। ठीक है, मतलब शेप में कोई चेंज नहीं आया, है ना। कि बोलो, बात समझ में आया? है ना, बोलो। हाँ सर। जिससे क्या मतलब, वो वेव्स एक दूसरे से जब कोलाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, वो एक दूसरे के थ्रू फ्रीली पास कर जा रही है उसको। मतलब मान लो अगर P1 होता ही नहीं तो भी तो P2 ऐसे ही मूव करता ना। P2 में तो एज अ होल कोई चेंज नहीं आया। मतलब वेव्स एक दूसरे के थ्रू पास कर सकती है फ्रीली। बात समझ में? क्या पार्टिकल्स ऐसा कर सकते हैं? अगर मान लो P1 P2 अलग अलग बॉल होता है या अलग अलग पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ से अगर एक पार्टिकल आ रहा है, अगर P1 होता तब तो वो टक्कर खा के पीछे जाता या आगे जाता, जैसे भी कोलिजन का इक्वेशन लगता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बट उसका पाथ चेंज हो जाता P1 के कारण कुछ ना कुछ, है ना। बट वेव्स के संग ऐसा नहीं है। वेव्स एक दूसरे के थ्रू फ्रीली पास कर सकती है विदाउट बीइंग मॉडिफाइड। पार्टिकल्स के संग ऐसा नहीं होता, इसलिए वेव्स और पार्टिकल्स फंडामेंटली अलग है ना। वेव्स और पार्टिकल्स अलग अलग चीज़ हैं। और सर ये वेव के डेफिनेशन को भी अच्छे से डिफाइन कर दे रहा है ना एकदम, क्योंकि पार्टिकल तो मूव हो नहीं रहे, तो पार्टिकल मूव नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कोलाइड भी नहीं हो रहा, तो वो चला जाएगा आगे। एग्जैक्टली, ठीक है। शेप ऑफ द पल्सेस इज द इमेज आफ्टर द ओवरलैप आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल शेप्स। इसका क्या मतलब है? क्या कि वेव्स पास थ्रू ईच अदर विद फ्रीली विदाउट बीइंग मॉडिफाइड। Thus the waves passed, thus waves can pass through each other freely without being modified. Without being modified। क्या बात समझ में आया? वेव्स एक दूसरे के थ्रू फील्ड पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो
या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स या अनलाइक द पार्टिकल्स, अनलाइक द पार्टिकल्स, अनलाइक पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स से ऐसा नहीं होता। तभी ये बहुत ही बात अनऑब्वियस है कि लाइट जो है, लाइट कभी कभी पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, कभी कभी वेव जैसे बिहेव करता है, क्योंकि वेव और पार्टिकल तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं, है ना। वेव अलग चीज़ है, पार्टिकल अलग चीज़ है, कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर होता है एक दूसरे का, दोनों का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो लाइट एक वेव भी कैसे हो सकती है, एक पार्टिकल भी कैसे हो सकती है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फर्स्ट चैप्टर, है ना, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ लाइट। ड्युअलिटी से जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था ना, वो इसी कारण से आ रहा था, क्योंकि वेव्स अलग चीज़ है, वेव और पार्टिकल के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है ना। ओवरलैप करना, वेव और पार्टिकल कहीं ओवरलैप करते हैं, जैसे लाइट में ओवरलैप करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में ओवरलैप करते हैं, टेक्निकली मैटर के हर सिनारी में ओवरलैप करते हैं अलग अलग डिग्री तक। बट इन दोनों अलग अलग चीज़ों को ओवरलैप कैसे पॉसिबल हो रहा है, यही बहुत वियर्ड है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है जब तुम लोग 11वीं में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ये क्यों ड्युअलिटी एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, पार्टिकल्स कैनॉट पास थ्रू ईच अदर, दे कोलाइड एंड दे कोर्स ऑफ मोशन चेंजेस। बात समझ में आया? ठीक, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे अपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, तुम लोग को अलग अलग वेव दे देगा। अब वेव यहाँ पे सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है, हम लोग बताए थे कि ये खाली साइनसॉइडल वेव्स के लिए ट्रू नहीं है, ये हर टाइप के वेव के लिए ट्रू है ना। तो बस अलग अलग वेव का स्ट्रक्चर दे देगा तुम लोग को वेलोसिटी दे देगा, और तुम लोग को पूछ लेगा कि उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा बात। एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक पल्स कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, या सॉर्ट ऑफ मान लो, चलो रेक्टेंगल टाइप का है कुछ, यह है 4 सेंटीमीटर्स। यह आया 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, लेट्स से ये 2 मिनट, अच्छा एक और पल्स बना लेते हैं पहले, एक और पल्स लेट्स से कुछ ऐसा हम लोग वो बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर हुआ। और लेट्स से ये वाला जो हाइट है इसका, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके बीच में लेट्स से डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर्स, अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। ठीक है, और इन दोनों का कुछ वेलोसिटीज़ गिवन है अपने को, ये है 2 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, और लेट्स से ये भी कुछ वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो तुम लोग को गिवन है, तुम लोग को सॉल्व करना है, तुम लोग को बताना है कि लेट्स से एट टाइम 1 t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। फाइंड द
shape of the string आफ्टर 1 t at t equal to 1 ये t equal to 0 पे ऐसा है, ये t equal to 0 पे ऐसा है. फाइंड द शेप ऑफ द स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग एट t is equal to 1.5 सेकेंड. चलो करो कोशिश. Come on, give this a try. देखो t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे ये कितना आगे आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आगे आएंगे और ये भी 3 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा. तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हम लोग का देखने में ईजी हो. हम लोग अपने आप से ही यहाँ पे एक ओरिजिन टाइप का बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर दूर हुआ, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर दूर हुआ, है ना. तो ये 3 सेंटीमीटर आगे आ रहा है. मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना. ये 2 है और ये यहाँ से 2 है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है. सर ये नहीं समझा अभी. पहले क्वेश्चंस बना लेते हैं फिर समझ में आएगा. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है लेट्स सी ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना हो गया, ये 2 हुआ और ये 2 हुआ, मतलब इसका आधा आ जाएगा, इसका आधा. इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा देखना. ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं कॉपी करता हूँ, खाली पूरा नहीं चाहिए. ये वाला आ जाएगा 2, यहाँ से देख कितना आ गया है, 2 आया ये आगे, है ना. यहाँ से 2 आया आगे और एक और 1 आएगा, मतलब कहीं इधर आ जाएगा ये. बात समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं इसको. ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर था, मैं इसको रब कर लेता हूँ. t इज इक्वल टू 1.5 पे देख रहे हैं. पहले नॉर्मल से दोनों का वो बना लो, दोनों इंडिविजुअली कहाँ कहाँ पहुँचेगा वो बना लो, उसके बाद सुपरइम्पोज कर दो. यहाँ से यहाँ तक 2 था, 2 सेंटीमीटर था, है ना. ये वाला 2 हुआ, कितना आगे बढ़ेगा ये 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, मतलब ये कहीं यहाँ तक आ जाएगा, हाँ है ना. ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, है ना. ये 2 हुआ और ये 2 हुआ, तो 4 हो गया टोटल. तो इसका आधा, मतलब ये वाला पार्ट टोटल 3 आ जाएगा. तो ये वाला जो लाइन है सेकंड वाला जो पिंक लाइन बनाया हूँ मैं, हाँ, या ऑरेंज लाइन और पीच लाइन जो भी इसको बोलो, ये वाला मेरे ओरिजिन वाले लाइन पे आ जाएगा, हाँ है ना. बात समझ में आ रहा है.
हाँ सर। चलो थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। हद है। ये वाला कुछ इधर आ जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से। बात समझ में आई कि नहीं आया? सच दैट कितना आगे आया है ये हम लोग का? 3 सेंटीमीटर्स आगे आया है। समझ में आया क्या? खाना बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। थोड़ा सा अगर बना भी दें, ये वाला कितना डिस्टेंस है? 3। और ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ से? 2 3। ठीक है, और ये वाला कितना है? 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है। ओवरलैप कौन से रीजन में हो रहा है? ओवरलैप अगर देखा जाए हम लोग का, तो कुछ इस वाले रीजन में हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। तो बेसिकली ये वाला पार्ट, ये वाला तो कांस्टेंट ही है। यहाँ से ये वाला ऊपर उठ जाएगा, कुछ ऐसा। बात समझ में आ रहा है? इसका सेम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। हाँ ना, बोलो। सर ये नहीं समझ आया। सुपर पोज हो रहा है ना, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है उसी रीजन में सुपर पोज होगा। हाँ। तो बस इसको और इस वाले अपर ऊपर वाले लाइन को, ठीक है, इस लाइन को और इस ऊपर वाले लाइन को, इन दोनों को सुपर पोज कर दो। तो ये तो ऑलरेडी था ही, प्लस इस पर ये ऐड ऑन हो जाएगा। और हाँ। बस वही कर रहा है। तो चलो, असली में स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला कुछ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो बनाए हैं ये येलो नहीं होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला होगा वाइट। ठीक है, स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब तुम लोग को ये सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू में ही दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से यहाँ से ये वाला आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। कितना ओवरलैप हो रहा है? 2 सेंटीमीटर वाले रीजन में ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, बेसिकली दोनों का अलग अलग करके तुम लोग को पोजीशंस बना लेना है, फिर जहाँ पे ओवरलैप का हो रहा है वहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है,
नोट कैसे सॉल्व किया इसको। draw the pulses individually at the required time and superimpose them wherever they overlap ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ ना बोलो। हाँ सर। Moving on to the next topic. Next topic is known as reflection and transmission of waves. Reflection and transmission of waves. ठीक है। Now this is common to every wave. ठीक है। अभी हम लोग स्पेसिफिकली स्ट्रिंग वेव्स का बात कर रहे थे। ये वाला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे थे इन जनरल, ये वाला टॉपिक है कॉमन टू एवरी अदर वेव। ठीक है। यू गाइज ऑलरेडी हैव अ ब्रीफ आइडिया, थोड़ा बहुत क्लास 10 में भी हुआ रहता है ये, मतलब कंसेप्चुअली यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। जैसे हम लोग का मीडियम है, ठीक है। एक वेव आ रहा है यहाँ पे, कुछ लेट्स से कुछ वेव आ रहा है, ठीक है। इस वेव को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो रहा है, इसको लिख दो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बना सकते पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये रिफ्लेक्ट मारता है यहाँ से कुछ इस तरीके से, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट आ गया, रिफ्लेक्टेड रे आ गया, ये अलग अलग मीडियम है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर ट्रांसमिट भी होगा, और ट्रांसमिशन एक अलग एंगल पे होता है ना। ट्रांसमिशन अलग एंगल पे क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में वेव्स का, कोई भी वेव, ये लाइट वेव इन जनरल नहीं है, कोई भी वेव है, ट्रांसमिशन अलग एंगल पे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वेव्स का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। मीडियम 1, ये मीडियम 2, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टेड वेव या फिर ट्रांसमिटेड वेव, लिख लो रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव, इसको वेव नहीं, रे नहीं, वेव लिखो। ठीक है। द बेंडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड, है ना, ये हम लोग देख चुके थे। द बेंडिंग ऑफ द refracted wave is caused due to what? Due to everyone, कैसे होता है? क्यों होता है बेंडिंग? चेंज इन मीडिया। चेंज इन मीडिया के कारण। क्यों चेंज इन मीडिया से क्या लेना देना है? डेंसिटी। ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड, ड्यू टू डिफरेंट। सर वो स्पीड में डिफरेंस डेंसिटी के कारण ही तो आएगा ना। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी का डेफिनेशन ही तो स्पीड के कारण आता है ना। हाँ, मैं उल्टा ले गया। इज कॉज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडिया,
ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये सब बातें कर सकते हैं कि अगर जैसे इसका फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा, है ना, और इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता एक पर्टिकुलर वेव का, क्यों? क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है ना। बात बताओ। अब इसका अगर वेलोसिटी v है तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी सेम मीडियम में, तो इसका भी v होगा, बट इसे को v नहीं होगा, इसको कुछ v डैश होगा, अलग होगा, है ना, हाँ क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम चेंज होने के कारण ही हम लोग का वो हो रहा है। अब इसका अगर कुछ लैम्डा है तो इसका भी लैम्डा होगा, बट इससे क्या होगा, कुछ लैम्डा डैश होगा, ठीक है ना। और लेट्स से अगर ये कुछ ई एनर्जी कैरी कर रहा है, ई नॉट एनर्जी कैरी कर रहा है, तो ये एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये कुछ हम लोग इसको E1 लिख सकते हैं और ये इसको कुछ E2 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट बट सोर्स डिपेंडेंट, है ना, ये पॉइंट क्लियर है। फ्रीक्वेंसी सबका सेम क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट बट सोर्स डिपेंडेंट। ठीक है, बात बताओ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ और v डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश एफ, है ना। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, लैम्डा लैम्डा डैश का, लैम्डा डैश बाई लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा हो जाएगा v डैश बाई v, ठीक है ना। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन देख सकते हैं, ई नॉट E1 और E2। एनर्जी तो वेस्ट नहीं जा सकता, तो या तो ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्ट होगा, और तो कहाँ जाएगा, अज्यूमिंग कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, हाँ, ई नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, नो वेस्ट, नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लिख लो, अज्यूमिंग नो absorption ऑफ एनर्जी। क्या पूरा बात क्लियर है तुम लोग को? हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक तो बेसिक्स था, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अभी हम लोग, कि अगर दो मीडियम का अलग अलग है तो कितना एनर्जी जाएगा और कितना एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी ट्रांसमिट होगा और कितना एनर्जी हम लोग का मीडियम वापस रख लेगा, अज्यूमिंग नो अब्जॉर्प्शन। मतलब कुछ एक रूल होता होगा ना कि इतना रिफ्लेक्ट होगा, इतना रिफ्रैक्ट होगा, वो कितना कितना होगा वो भी समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर वापस आते हैं। तो लेट्स से स्ट्रिंग्स, लेट्स से हम लोग का यहाँ पे लेट्स ये एक स्ट्रिंग है, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का μ1 है और इस स्ट्रिंग का μ2 है, लीनियर मास डेंसिटी। टेंशन तो सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग स्टेशनरी है, ठीक है। टेंशन तो कनेक्टेड हो ना हो, ये हम लोग का टेंशन तो सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेव चालू किए हैं, यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक वेव स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो लेट्स से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, वेलोसिटी भी, ठीक है। लेट्स से हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इस वेव का हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा बताओ तो। y इज इक्वल टू, आगे की तरफ जा रहा है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये इंसिडेंट है,
ये इंसिडेंट वेव है हम लोग का, तो इसको ए आई लिख देते हैं इसका एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बात समझ में आया। ओमेगा तो चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बाद। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बेसिकली अगर हम लोग इंटेंसिटी का बात करें, हम लोग इंटेंसिटी का बात करें लेट्स से, तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी आता है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। रो तो दोनों मीडियम का अलग अलग है ना, वी अलग अलग है, तो चेंज कैसे कराना आएगा, एक ही कारण आएगा। हाँ सर। अलग अलग इंटेंसिटी में चेंज मतलब जब ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होगा, तब इन लोग का वो चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का, इंसिडेंट वेव से एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो मान लो जब ये यहाँ पे ये वाला रे इधर पहुँच रहा है, ठीक है, आफ्टर दिस रे रीचेज हियर, हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा वो होगा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब थोड़ा सा बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, और थोड़ा सा ट्रांसमिशन हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा देर के बाद ये कुछ टक्कर खा के इधर वापस आ जाएगा, और ये वाला वेव यहाँ पे कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया, अब क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका वेलोसिटी तो वी ही होगा, बट इसका वेलोसिटी वी नहीं होगा, इसका कुछ हम लोग वी डैश लिख सकते हैं, है ना, या इसको v1 v2 लिख लो। यहाँ पे अगर लेट्स से इसका वेलोसिटी v1 है, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और कुछ नहीं। अगर ये v1 है तो ये भी v1 होगा, बट ये v1 नहीं होगा, ये v2 होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, सेकंड वाले का, जो रिफ्रैक्टेड वाला रे है, इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड वाला, ये ट्रांसमिटेड वाला है, तो ए टी लिख देते हैं इसको, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ सर। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब के वाले टर्म पे मैं आ रहा हूँ एक बार, और इस वाले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए, ये रिफ्लेक्टेड तो ए आर लिख देते हैं इसको, ए आर साइन, अब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है, वेलोसिटी तो सेम है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है इसमें, ओमेगा बाई इसमें क्या है के, है ना। और यहाँ पे एक माइनस रखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे बाई माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, तो ओमेगा बाई के आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो आगे की तरफ जा रहा है, बट ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ओमेगा बाई के तो आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए, यहाँ पे माइनस आता तो दिक्कत होता, उल्टा डायरेक्शन तो ये प्लस किया होगा, ठीक है, v1 का, बात समझ में आया। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, बात समझ में आया, क्योंकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो इनका कोफिशिएंट्स अलग अलग उसका होगा, अलग अलग वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट इसका दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना, बोलो। हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ सर। अच्छा, अब के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। क्या इधर और इधर लैम्डा सेम होगा, बोलो, क्योंकि लैम्डा तो होता है वी बाई एफ, तो 2 पाई एफ बाई वी आ जाएगा। अब दोनों में वी अलग अलग है, तो यहाँ पे के का वैल्यू भी अलग होगा, यहाँ पे अगर के है तो यहाँ पे कुछ के डैश होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ के है तो यहाँ पे कुछ के डैश होगा, बात समझ में आ गया। हाँ सर। चलो, अब पहला हम लोग का
हम लोग को कितना वेरिएबल है, ए आई, ए आर, ए टी, है ना। मेरे को क्या करना है, ए आर और ए टी को ए आई के टर्म्स में निकालना है। वी नीड टू फाइंड ए आई, ए आर एंड ए आई इन टर्म्स ऑफ ए आर एंड ए टी इन टर्म्स ऑफ ए आई। लिख लो, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी बेसिकली need to find AR and AT in terms of AI। ठीक है, कि अगर AI इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है तो कितना एम्पलीट्यूड आगे जाएगा, कितना एम्पलीट्यूड पीछे आएगा, है ना, कितना फ्रैक्शन में। चलो, तो पहला इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा, दो वेरिएबल से बेसिकली ए आर और ए टी, ए आई तो ए आई के टर्म्स में निकालना है, तो ए तो वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल से तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन क्या होगा, पहला इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, लिख लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग तो कंटिन्यूस है ना, स्ट्रिंग तो टूट नहीं रहा है, स्ट्रिंग डिसकंटिन्यूस नहीं है ना। स्ट्रिंग तो एक नॉर्मल सा बात, स्ट्रिंग कंटिन्यूस है, इलास्टिक स्ट्रिंग है हम लोग का। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग कंटिन्यूस है तो 0 प्लस पे, मतलब ये जो ओरिजिन है इसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पहले जो डिस्प्लेसमेंट्स होगा वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, है ना, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट्स, है ना। ये इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर लगेगा। y ऑफ 0 प्लस और y ऑफ 0 माइनस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तब तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। मान लो y ऑफ 0 प्लस, ये रहा मेरा ओरिजिन, 0 प्लस पे ये स्ट्रिंग है कुछ ऐसा और 0 माइनस पे स्ट्रिंग है कुछ ऐसा, तो एक ही पॉइंट ऐसे 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 थोड़ी ना होता कोई स्ट्रिंग, ऐसे थोड़ी ना होगा। समझ में आ रहा है, ये तो कितना ज़्यादा वो हो गया, स्लोप हो गया, स्ट्रिंग तो टूट जाएगा यहाँ पे। तो कंटिन्यूस है तो मतलब बेसिकली वो क्या होगा कि 0 प्लस और 0 माइनस पे बराबर होगा, है ना, 0 माइनस और 0 प्लस पे ऑलमोस्ट बराबर होगा। ठीक है, तो ये आता है पहला इक्वेशन। अब 0 प्लस पे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। 0 प्लस पे तो ये वाला वेव चल रहा है और x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो x इज इक्वल टू 0 डालने से AT साइन ओमेगा t बन गया। ये क्या बन गया, AT साइन ओमेगा t। और 0 माइनस पे क्या हो रहा है, 0 माइनस पे देखो दो वेव्स है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो अगर हम लोग टाइम पे देखेंगे तो ये वाला जा भी रहा होगा और ये वाला आ भी रहा होगा, है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो दो वेव्स आ रहा है। अब दोनों वेव्स पे t इक्वल टू 0 के x इज इक्वल टू 0 डाल, तो इस पे और ये सुपर इम्पोज होगा, ये वाला सुपर इम्पोज होगा, बट दोनों x इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि 0 से जस्ट लेफ्ट में देख रहे हैं, 0 के जस्ट पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पे 0 डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए आई साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी, ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से साइन ओमेगा टी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ए आई प्लस ए आर। ठीक है, कोई परेशानी, पहला इक्वेशन आ गया हम लोग का। सेकंड इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। है ना, जो इंसिडेंट एनर्जी है
वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एनर्जीज के बराबर होगा। अगर हम लोग नो अब्जॉर्प्शन वाला केस ले रहे हैं और 100% केस में तुम लोग का नो अब्जॉर्प्शन ही देखेगा तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो फिर तुम्हारा उस काइंड ऑफ फ्रिक्शन के सॉर्ट ऑफ हो गया, नो अब्जॉर्प्शन आइडियल केस नहीं हुआ, नो अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी अगर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी, है ना। अब इंसिडेंट एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी में जो रिलेशन आ रहा है वही हम लोग का इंसिडेंट इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के में भी आएगा। जो रिलेशन एनर्जीज में आ रहा है वही रिलेशन इंटेंसिटीज में भी आएगा, है ना, बोलो। ठीक है, तो अगर एनर्जीज में वो इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगा हम लोग का इंसिडेंट इंटेंसिटी या मान लो अगर एनर्जी का नहीं इंटेंसिटी की पावर का लिख लिए तो पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड, तो मैं क्या लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी आर प्लस पी टी। ये हम लोग क्या एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे। पी आई क्या है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए इंसिडेंट पावर ए आई स्क्वायर म्यू वन इंटू वी वन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, मीडियम सेम है और रिफ्लेक्टेड है तो इसका एम्पलीट्यूड ए आर स्क्वायर लिखेंगे। म्यू वन मीडियम सेम है तो म्यू वन ही रहेगा, वी वन ही रहेगा ना, प्लस 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता, इसका एम्पलीट्यूड कितना है ट्रांसमिटेड वेव का, ए टी स्क्वायर इंटू म्यू टू वी टू, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, ए आई स्क्वायर इंटू म्यू वन वी वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इंटू म्यू टू वी टू प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी म्यू वन वी वन, ये भी म्यू वन वी वन होगा, म्यू वन वी वन और यह आ जाएगा म्यू टू वी टू, ठीक है। हाँ सर। अब म्यू वन क्या होता है, अगर मैं v के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो v1 क्या हो जाएगा, रूट ओवर t1। अब t तो दोनों में सेम ही होगा, टेंशन स्ट्रिंग में कांस्टेंट ही होगा, तो t बाई म्यू वन लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है तो टेंशन दोनों में सेम होगा, t बाई म्यू टू लिख सकता हूँ। तो म्यू वन कितना हो जाएगा, t वी वन स्क्वायर, और म्यू टू कितना हो जाएगा, t वी टू स्क्वायर, टी वी टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, ए आई स्क्वायर वी वन की जगह टी वी वन स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड तो और है ना सर, तो क्यों बोल यहाँ पे मैं गलती लिखा हूँ, म्यू वन हो जाएगा टी बाई वी वन स्क्वायर, टी बाई वी वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बाई वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टी बाई वी वन स्क्वायर इंटू वी वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर टी बाई वी टू स्क्वायर इंटू वी टू प्लस ए टी स्क्वायर टी बाई वी टू स्क्वायर इंटू वी टू, ठीक है ना, बात समझ में आया। अच्छा ये वी वन है, बाबा यहाँ पे गलती लिख रहा हूँ मैं तुम लोग का, वी वन, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, टी कट गया, यहाँ से वी वन कट गया, वी टू कट गया, और वी टू कट गया, वी वन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए आई स्क्वायर बाई वी वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई वी वन प्लस ए टी स्क्वायर बाई वी टू। ये आ गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, आया कि नहीं आया, तो ये वी वन वी टू तो हम लोग को पता है। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये काम करते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको।
पहला रिलेशन आ रहा है हम लोग का इसमें ए टी इज इक्वल टू ए आई माइनस ए आर, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग ए आर पहले निकाल लेते हैं, तो ए टी को दूसरे साइड में रखते हैं, ए टी को दूसरे साइड में रखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आई स्क्वायर बाई वी वन माइनस ए आर स्क्वायर बाई वी वन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई वी टू। अब वी वन मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से, वी वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इंटू ए टी स्क्वायर, है ना। अब हाँ सर। ये क्या लिख सकते हैं इसको, ए आई प्लस ए आर इंटू ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग को ये पता है ए आई प्लस ए आर क्या होता है, ए टी होता है, तो इसको यहाँ पे ए टी लिख सकते हैं, ए टी इंटू ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इंटू ए टी का स्क्वायर, ए टी कट गया, चलो ये दोनों इक्वेशन वन, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन वन और इक्वेशन को थ्री को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 and 3। एक सेकेंड, 1 and 3 को सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 ए आई आ जाएगा, 2 ए आई इज इक्वल टू ए टी प्लस वी वन बाई वी टू इंटू ए टी हो गया, तो यहाँ से ए टी कॉमन ले सकते हैं, वी वन प्लस वी टू बाई वी टू, ठीक है। तो ए टी कितना हो गया, ए टी हो गया 2v2 बाई वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई, ए टी मिल गया ए आई के टर्म्स पे, मिला कि नहीं मिला। हम लोग को ये रिलेशन पता है, ए टी इज इक्वल टू ए आई प्लस ए आर, पहला इक्वेशन से, तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा ए टी माइनस ए आई, ए टी तो ये है 2v2 बाई वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई माइनस ए आई, तो अल्टीमेटली क्या बना हम लोग का ए आर का वैल्यू, माइनस कर देंगे तो यहाँ से बना वी टू बाई वी वन, वी टू माइनस वी वन, तो माइनस वी वन बाई वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आंसर कितना आ गया, पहला रहा ये वाला और दूसरा रहा ये वाला। ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड्स हम लोग निकाल लिए हैं इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। Yes, क्या बात किया रे, yes sir. किसी को कोई परेशानी, No sir. ठीक। चलो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग से पूछ ही सकता है कि तुम लोग को अलग अलग वैल्यूज दिया, तुम लोग से पूछ लिया है ना। तुम लोग को टेंशन दे दिया स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर, और तुम लोग को दोनों म्यू वन म्यू टू अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो वी वन वी टू निकल जाएगा तुम लोग का, है ना। अगर टेंशन का और म्यू वन म्यू टू का वैल्यू दे दिया तो तुमको वी वन वी टू निकल जाएगा, है ना, बोलो। हाँ
तो वो वाले क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा डायरेक्ट वाले। अब V1 V2 का वैल्यू मिल गया तो तुम लोग लेट्स से AI का वैल्यू 10 दे दिया तो AT और AR का निकाल सकता है कितना कितना होगा, ठीक है। अब वो वाला से डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, मैं आता हूँ अलग वाले टॉपिक पे जिसको बोलते हैं अगर लेट्स से हम लोग का रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड हो रहा है या रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, अगर एंड फिक्स्ड है तब कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये समझते हैं। मतलब जैसे मेरे पास एक फिक्स्ड बॉल है जिसके अगेंस्ट एक स्ट्रिंग को हम लोग बांध के रखें, तब क्या होगा, तब बेसिकली जो वॉल है इसको मैं ऐसा पकड़ सकता हूँ कि यहाँ पे वेव का वेलोसिटी 0 है, V1 तो V1 ही है, बट बेसिकली हम लोग वॉल को क्या पकड़ सकते हैं, बेसिकली V2 का वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। वॉल का क्या मतलब हुआ कि V2 का वेलोसिटी 0 है ना, बोलो। तो यहाँ से हम लोग वेव चालू किए जिसका वेलोसिटी V1 है, तो ए टी कितना होगा, ए टी का वैल्यू कितना आता है 2v2 बाई वी, तो V2 अगर 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात कोई ट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड बॉल है ना, फिक्स्ड एंड। और AR कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा V2 0 हो गया, V2 तो माइनस AI, मतलब उसका एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट माइनस रहेगा, मतलब उल्टा आ जाएगा कुछ ऐसे। बात समझ में आया, कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसे मूव करेगा सेम वेलोसिटी V1 से, इन्वर्ट हो जाएगा वेव। क्या बात क्लियर है, हाँ चलो, तो वेव हो गया हम लोग का इन्वर्ट। अब ये देखने से डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को इन्वर्ट हुआ है कि नहीं, बट ऐसे समझो कि इन्वर्ट नहीं होता अगर तो ये कुछ ऐसा होता, जस्ट अ सेक, ठीक है, जस्ट मेक दिस डायग्राम वंस। कैश, तो वेव कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वेव का क्या हो जाएगा बताओ, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। वेव कुछ दिखेगा हम लोग को यहाँ पे ये वाला लोब गया, तो जब वापस आएगा तब ये वाला लोब कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को, ठीक है, बात समझ में आया। ये वाला लोब जा रहा था तो ये वाला लोब ऊपर था, ये नीचे हो गया, ये नीचे था ये ऊपर हो गया, ठीक है, ऐसे जाने लग गया। बात समझ में आया, इन्वर्जन हुआ वेव का, ठीक है। अगर दो लोब से देखने में समझ में आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो एक काम करो, एक ही लोब से बना लो। ये अगर ऐसे जा रहा था तो टक्कर खा के ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा था ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना, अगर इस वेव का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ ऐसा, फर्स्ट वाले का y इज इक्वल टू AI साइन ओमेगा टी माइनस KX, तो इससे क्या लिख पाएंगे, इसका माइनस AI होगा, AR इज इक्वल टू माइनस AI साइन ओमेगा टी प्लस KX मैं तुम लोग को बताया था, हाँ डायरेक्शन भी चेंज हो गया। हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। अब माइनस से अंदर लेकर जाएंगे तो बेसिकली पाई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो पाई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा AI साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस पाई, मतलब वेव आगे शिफ्ट हो गया है ना, रिफ्लेक्टेड वेव इज अहेड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव
रिफ्लेक्टेड वेव इज अहेड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव बाय अ फेज ऑफ पाई। बात समझ में आया? रिफ्लेक्टेड वेव ट्रांसमिटेड वेव के कितना आगे? बाय अ फेज ऑफ आई। तो यहाँ पे गिव मी अ सेक। तो यहाँ पे नोट wave is ahead of the transmitted wave by a phase of पाई। अब पाई फेज के कारण, पाई फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना पाथ के कारण आ सकता है? हाँ, ये वाला फेज डिफरेंस मान लो पाथ के कारण, अगर पाथ डिफरेंस के कारण आ रहा होता तो कितना पाथ डिफरेंस के कारण आता ये? तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स को हम लोग को पाई के बराबर करना पड़ता, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आया था? लैम्डा बाई 2, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप ऑन रिफ्लेक्शन एन एक्स्ट्रा पाथ ऑफ लैम्डा बाई 2 गेट्स एडेड। बात समझ में आया? ड्यू टू रिफ्लेक्शन एन एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 पाथ गेट्स एडेड टू द वेव। देखो, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ पे? एट अ फिक्स्ड एंड, एट अ फिक्स्ड एंड एन एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 पाथ गेट्स एडेड टू द वेव। बात समझ में आया? ठीक है ना, बोलो। रिफ्लेक्शन के कारण एक फिक्स्ड एंड पे, या अब ये एंड फिक्स होना ज़रूरी नहीं है ना। ए आर नेगेटिव कब होगा? ये एक्स्ट्रा जो लैम्डा बाई 2 पाथ आया, क्यों आया? क्योंकि ये वाला नेगेटिव आ रहा था, ए आर नेगेटिव आ रहा था ए आई के। अब ए आर नेगेटिव कब आएगा ए आई के? जब V2 इज लेस देन V1 होगा, है ना। यहाँ पे तो केस बना सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग का V2 इज लेस देन V1 तो ए आर नेगेटिव होगा, ए आर नेगेटिव माइनस नेगेटिव ऑफ ए आई होगा। ए आई का नेगेटिव ऑफ ए आई, इसका क्या मतलब है? फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? पाई। और ये फेज डिफरेंस कितना पाथ डिफरेंस के कारण आ सकता है? लैम्डा बाई 2, है ना। तो मतलब अगर वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी कम है, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी कम है मतलब सेकेंड मीडियम हैवियर है, म्यू2 ज़्यादा है ना। अगर वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में कम है मतलब बेसिकली म्यू2 ज़्यादा है, V2 इज लेस देन V1, बेसिकली इम्प्लाइज म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, मतलब सेकेंड स्ट्रिंग इज हैवियर। लिख लो, सेकेंड स्ट्रिंग इज हैवियर, है ना। या ऑप्टिकली अगर मैं लाइट के सेंस में बात कर रहा हूँ तब क्या लिखेंगे? अगर वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में कम है तो सेकेंड वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है ना। तो अगर रिफ्लेक्शन ऐसा एंड पे हो रहा है, ये जो या तो फिक्स्ड है या उसका डेंसिटी बहुत हाई है ना, इसमें वेलोसिटी जीरो, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या इन्फिनिट होगा। अगर लीनियर मास डेंसिटी इन्फिनिट होगा तभी हम लोग वेलोसिटी जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड स्ट्रिंग अगर हेवियर है तब क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा, वेव इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो, इफ द सेकेंड स्ट्रिंग इज हेवियर द वेव गेट्स इन्वर्टेड। यहाँ पे नोट ऐड कर लो। अच्छा, इसको इधर नहीं नीचे लिखते हैं। 11 पहला नोट, if the second string is heavier the wave gets inverted।
द वेव गेट्स इन्वर्टेड। ठीक है ना, क्या पूरा बात क्लियर है? रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड वाला कॉन्सेप्ट, है ना? बोलो। हाँ हाँ सर। अब रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड देखते हैं। अगर रिफ्लेक्शन एक फ्री एंड पे हो रहा है, मतलब लेट्स से फ्री एंड का क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पे मान एक रॉड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मान लो यहाँ पे हम लोग एक बीड लगा के रखें, जो बीड इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, तो ये फ्री एंड हो गया, ये बीड मूव कर पा रहा है ऊपर नीचे, है ना? तो अगर ये बीड मूव कर पा रहा है तब क्या होगा बताओ? तब V2 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर वेव वैसे ही वापस आ जाएगा, इन्वर्ट नहीं होगा। कैसे बोल सकते हैं इसका कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? सर बीड अगर मूव कर सकता है तो वो लास्ट में प्रीवियस अपने पार्टिकल को फॉलो करके ऊपर, वो भी ऊपर चला जाएगा। तो वो कितना ऊपर जाएगा? एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा? ए? ए सर। Everyone give this a few seconds of thought. अगर यहाँ पे हम लोग फ्री एंड रखें, इससे क्या मतलब रखें हम लोग? μ2 इक्वल टू 0 रखें मासलेस है ना? अब μ2 इक्वल टू 0 मतलब V2 इन्फिनिटी हो गया, हाँ? प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली तो इन्फिनिटी हो गया, है ना? तो AR क्या हो जाएगा? बीड मासलेस है तो μ2 तो 0 हो गया ना, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, हाँ? ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो AR कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड V2 माइनस V1 बाई V1 प्लस V2, है ना? इंटू, बताओ, AI। तो अब क्योंकि V2 इन्फिनिटी है तो V1 का औकात नहीं है इसके सामने कुछ, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 0 पकड़ सकते हैं, है ना? V1 को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली AR का वैल्यू कितना हो जाएगा? AR का वैल्यू कितना हो जाएगा? AI के बराबर हो जाएगा, और AT का कितना हो जाएगा? AT का हो जाएगा 2V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू 2V2 V1 प्लस V2 इंटू AI, है ना? मतलब AT अगर टेक्निकली देखना चाहे, थियोरेटिकली देखना चाहे, तो कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू AI, मतलब इस बीड का T इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2AI होगा। अगर ये A है तो ये 2AI होगा। बात समझ में आया? है ना? बोलो। हाँ सर। अगर ये AI है तो ये
2ai हो गया। इधर क्या और रिफ्लेक्ट करके आया, क्या ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे कुछ? क्या नेगेटिव आ रहा है हम लोग का? बताओ, क्या ए आर नेगेटिव आ रहा है पिछले वाले केस के जैसा? नहीं। पॉजिटिव ही, सेम ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं होगा, नो इन्वर्जन। मतलब जिस फेज में गया था उसी फेज में लौट के वापस आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, बट जब ये आ जा रहा होगा और जाके आने वाला होगा उस इंस्टेंट पे इसका 2a हो जाएगा। बात समझ में आया? जब भी वेलोसिटी v1 ही है, इसका एम्पलीट्यूड भी ai ही है, बट इस इंस्टेंट पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब कोलिजन हो रहा है, उस इंस्टेंट पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा? 2a तक जाएगा। बात समझ में आया? हाँ ना बोलो जल्दी से। यस सर। तो अगर फ्री एंड से या लूज एंड से, अगर एंड लूज है या फ्री एंड है, तब तो रिफ्लेक्शन में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, कोई इन्वर्जन नहीं होता। बट अगर सेकेंड स्ट्रिंग अगर लाइटर है, सेकेंड स्ट्रिंग हैवियर है, तब क्या हो रहा था? इन्वर्जन हो रहा था। बट अगर सेकेंड स्ट्रिंग लाइटर है तब क्या होगा? इन्वर्जन नहीं होगा। इफ द सेकेंड स्ट्रिंग इज if the is lighter, the reflected wave stays in phase, remains in phase with the second wave, remains in phase with the incident wave, with the incident wave। ठीक है, नो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा गेट्स एडेड। बात समझ में आया? कोई परेशानी किसी को? चलो अब ये वाला चीज़ जो हम लोग देखे हैं, इसका एक इलस्ट्रेशन पे दिखाया था। यहाँ पे कुछ देखो, अब ये देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंड है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे जो एंड है वो फिक्स्ड है। तो अगर इसको प्ले करें, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा, हाँ पूरा फ्रेम में आ रहा होगा, ठीक है। फिक्स्ड एंड है, ये थोड़ा सा स्लो करते हैं। एक वेव गया, यह भी राइट हैंड साइड है, पल्स रिफ्लेक्ट होने के बाद एक लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्यों? क्योंकि एंड फिक्स था। विजुअलाइज हो रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ ना बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। तो फिक्स्ड एंड है तो देखो इन्वर्जन हो रहा है, इसका हाथ भी फिक्स है, देखो बार बार इन्वर्ट होते हुए समझ में आ रहा है? अब लेट्स से अगर हम लोग का लूज एंड है, अब एग्जैक्टली फ्री एंड तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बीड मासलेस तो एग्जैक्टली ले नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हैवी स्ट्रिंग लेते हैं, उससे एक लूज स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, है ना। अब हम लोग ये बात समझे थे कि अगर हम लोग का सेकेंड स्ट्रिंग अगर हम लोग का लाइटर है, तब क्या होगा? वेव का इन्वर्जन नहीं होगा, है ना। सेकेंड स्ट्रिंग अगर लाइटर है तो वेव का इन्वर्जन नहीं होगा, ये हम लोग पढ़े थे, देखे थे, पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूज एंड, ये देखो ये वाला जो सेकेंड स्ट्रिंग है ये बहुत हल्का है, पहला वाला भारी है, तो ये जा रहा है, देखो उसी फेज में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? है ना, बोलो। अब यहाँ पे ये चीज़ भी देख लो कि जब ये जा रहा था, जितना एम्पलीट्यूड से इसको भेजा गया था, जब लूज एंड पे थे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया था। देखो ये ऐसे जा रहा है, लूज एंड पे देखना, इसका एम्पलीट्यूड देखो ज़्यादा हो गया, जितना से जा रहा था उतना नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया थोड़ा। एग्जैक्टली 2a नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री एंड नहीं है। अगर एंड कम्प्लीटली फ्री होता तब 2a होता, बट यहाँ पे देखो इंक्रीज़ हो जा रहा है, देखो इसे हो जा रहा है,
ये देख इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है हाँ क्या? चल, क्या पूरा बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, विद दैट सेड एंड डन वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है।